R is called as the Rydberg's constant, and 1 by lambda, अगर आप लोगों को याद है, 1 by lambda is called as wave number. क्या सर, किसी को कुछ याद है या सब कुछ भूल गए हैं आप लोग? याद है सर। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो इस इक्वेशन का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन एप्लीकेशन करने के लिए हम लोगों को एक चीज नहीं पता है सर। यहाँ पे क्या नहीं पता है बेटा? हम लोगों को नहीं पता है सर रिडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू। चलिए, तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है सर आपका 1.097, ओके, 1.09737 अगर पूरा एक्यूरेटली चाहिए तो, इनटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये होता है आपका रिडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू, आर का वैल्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, so 1.09737 into 10⁻⁷ meter inverse is the value of your Rydberg's constant. Now we will see the application of your Rydberg's equation. इस पूरा equation को हम लोग Rydberg's equation बोलते हैं। 1 by lambda, that is wave number, is equals to Rydberg's constant, that is R, into Z square, where Z is nothing but atomic number, where Z is nothing but atomic number means कौन सा element में हो रहा है उसका atomic number, okay, atomic number into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Okay sir, now let's take a question and try to solve this. Okay, चलिए, लिख लिए सब लोगों ने इक्वेशन और आर का वैल्यू लिख लिए हैं? हाँ सर। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, फाइंड द वेव नंबर of an electron, find the wave number of an electron, find the wave number of the radiation emitted by an electronic transition from n is equals to 4 to n is equals to 2, okay, in helium plus ion. Okay, find the wave number of the radiation emitted by an electronic transition from n is equals to 4 to n is equals to 2 in helium plus ion. चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए तो क्या होगा इसका? You can use a calculator, no problem.
All right, beta. So let us try to get the answer for this. I asked you what is the wave number. That means I asked you what is 1 by lambda. So what do we know from the Rydberg's equation? Sir, 1 by lambda is equals to Rydberg's constant into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. मीनवाइल किसी का आंसर आ जाएगा तो मुझे बताना, ऐसा नहीं कि नहीं बताओगे। सर आया आंसर। कितना है बेटा? सर -0.8230275 into 10 to the power 7। फर्स्ट थिंग, माइनस आया मतलब तुमने n1 और n2 गलत ले लिया। हमेशा याद रखना, n1 कौन सा होता है? n1 द लोअर ऑर्बिट, n2 कौन सा होगा? हायर ऑर्बिट। माइनस कभी नहीं आना चाहिए तुम लोगों का आंसर, ठीक है? हाँ सर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने बता दिया आपका r का वैल्यू 1.0979 ओके से इनटू z, हीलियम प्लस आयन दिया था, z कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 इनटू 1 by n1 square minus 1 by n2 square, 1 by n1 square 1 by 4 minus 1 by n2 square 1 by 16। सॉल्व करते हैं इसको। 4 इंटू ओके 4 मल्टीप्लाई करूं उससे पहले 1.0979 इंटू 4 इंटू यहाँ पे देखो तो एलसीएम आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 3, सो ये हो जाएगा 3 4 जा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 0.42 जा 8, 4 7 जा 28, नहीं 4 7 जा 28 हो जा रहा है, 4 6 जा 24, 3 4 9 जा 36, 3 ओके इनटू यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3, और यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे पास है 10 to the power of 7 है ना बेटा? हाँ सर। मीटर इनवर्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 9 जा 27, 7 2 3 6 जा 18, 19 20 0 2 3 2 जा 6 7 8, so 0.807 into 10 to the power of 7 मीटर इनवर्स। क्या किसी का आया ये आंसर? नो सर। तुम्हारा माइनस में आया था लेकिन वैल्यू तो सेम आया होगा ना बेटा? सर मेरा 0.8230275 आ रहा है। अच्छा ठीक है ओके। तो किसी को कुछ डाउट है सर इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है? सर आपने तो कांस्टेंट का वैल्यू कुछ अलग ही बोला था और आपने कुछ अलग लिखा। हाँ सर आर कांस्टेंट का अलग वैल्यू है। आर का कितना बताया था मैं वैल्यू? सर 1.0977 1.0979 737 बताया था। हाँ सर। अच्छा कोई बात नहीं, जीरो मैं ऑलमोस्ट 3 डेसिमल्स तक तो सही लिखा हूं, 1.0973 है। हाँ सर। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ इश्यू नहीं होगा। ओके बाकी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके चलिए, तो फिर एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड देखते हैं। अगर आप लोग सही कर लेते हैं देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए, वन मोर। ओके सो राइट दिस, फाइंड wave number for an electronic transition from n is equals to 5 to n is equals to 1 in
हाइड्रोजन एटम। चलिए मुझे आंसर बताइए इसका। Okay, so we are having wave number that is 1 by lambda which has come out to be 1.0534752. इतना लंबा चाहिए नहीं हम लोगों को, 1.0534 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। क्या सबका ये आया वैल्यू? हाँ सर। Okay, very good. So this is how we are going to solve questions related to your hydrogen spectrum over here. Okay, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और टॉपिक में जाते हैं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है, वो एक बार और देख लेंगे आप लोग। देखिए, in the last class we tried to draw hydrogen spectrum, but there I did not say something. What is that? Let us have a look. Say this is n is equals to 1, this is n is equals to 2, this is n is equals to 3, n is equals to 4, n is equals to 5, n is equals to 6, n is equals to 7 and so on. Okay, तो अब जब भी कोई रेडिएशन या ट्रांजिशन होता है, n is equals to 7 to 1, 6 to 1, 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1, okay, ऐसे तो याद रखिएगा सर, the first line of transition that means say n is equals to 1 है मेरा, means जो शेल है, जो ग्राउंड स्टेट है वो n is equals to 1 है, तो 2 से 1 जो ट्रांजिशन हो रहा होगा, मतलब 1 का जस्ट बड़ा नंबर, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा लाइन। क्या बोलते हैं उसको? अल्फा लाइन। और उसका नेक्स्ट लाइन को हम लोग बोलते हैं बीटा लाइन। द नेक्स्ट लाइन वी विल कॉल इट एज गामा लाइन, द नेक्स्ट लाइन वी विल कॉल इट एज डेल्टा लाइन। ऐसे फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड एज अल्फा लाइन, द सेकेंड लाइन इज कॉल्ड एज बीटा लाइन, थर्ड लाइन इज कॉल्ड एज गामा लाइन एंड देन द डेल्टा लाइन। तो एक सेकेंड के लिए आप लोग अभी सोचिए यहाँ पे, सर तो n इज इक्वल्स टू 1 पे आके गिरता था, दैट मीन्स वो हमारा लाइमन सीरीज था। तो लाइमन सीरीज में अगर किसी ने हम लोगों से पूछा, ओके, तो ये था हमारा लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में किसी ने हम लोगों को पूछा व्हाट इज द अल्फा ट्रांजिशन इन लाइमन सीरीज, तो सबसे पहले दिमाग में क्या चलाओगे? यू विल अंडरस्टैंड लाइमन सीरीज मतलब ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल्स टू 1, ओके, 1 मतलब इमीडिएट नेक्स्ट ऑर्बिट कौन सा है? 2 है। सो अल्फा लाइन मींस 2 to 1, बीटा लाइन मींस 3 to 1, गामा लाइन मींस 4 to 1। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? आ रहा है सर समझ। ओके, ध्यान से देखिए फिर से अभी। अब बामर सीरीज में अगर हम लोग देखेंगे, सो इन बामर सीरीज द अल्फा लाइन, ओके, द अल्फा लाइन मींस, सबसे पहले बामर सीरीज मींस सर n इज इक्वल्स टू 2 पे आते हैं सारे लाइंस, तो इमीडिएट नेक्स्ट फर्स्ट लाइन कौन सा होगा? सर 3 से 2 होगा। तो अल्फा लाइन मींस 3 से 2, बीटा लाइन मींस 4 to 2, गामा लाइन मींस 5 to 2, डेल्टा लाइन मींस 62 एंड सो ऑन। सो हम लोगों को अल्फा बीटा गामा लाइंस या अल्फा ट्रांजिशन बीटा ट्रांजिशन मींस हमें इमीडिएटली समझ में आना चाहिए, राइट सर? whichever transition I am talking about, that means whichever series I am talking about, उस सीरीज का सबसे पहला ट्रांजिशन जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे अल्फा लाइन, उसके नेक्स्ट ट्रांजिशन को हम लोग बोलेंगे बीटा लाइन, उसके नेक्स्ट वाले को हम लोग बोलेंगे गामा लाइन, and the fourth one is called as your delta line. Okay, I hope this is clear, कोई इश्यू नहीं है इसमें। नो सर। ओके ओके, चलिए तब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Once we have understood about the hydrogen spectrum and we have understood even the photoelectric effect, that means we have understood all the advantages or your applications of Bohr's model of atom. But what happened is, even your Bohr's model of atom had drawbacks.
इवन बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो अब तक हमें इतना सक्सेसफुल नजर आ रहा था, इवन आवर बोर्स मॉडल ऑफ एटम इज हैविंग ड्रॉबैक्स. Let us see what are those drawbacks. Under these drawbacks, the very first one which comes out, we will call it as the Z-man effect. What do we call it as? Z-man effect. देखते हैं सर ये G-man effect है क्या? Okay. Now what happened is sir, हम लोगों को याद है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था एक हाइड्रोजन बल्ब से रेडिएशंस एमिट हो रहे थे और वो जाके एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर टकरा रहे थे या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर टकरा रहे थे. तो हम लोगों को इमेज बन रहा था जिसे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता रहे हैं. Now G-Man was a scientist. What he tried to do is तुम्हारे बल्ब और तुम्हारा फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में उन्होंने क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया. N represents North Pole, S represents South Pole. Now what he did is he tried to place a magnetic field. He tried to place a magnetic field, okay, when the स्पेक्ट्रल लाइंस, हमारा ट्रांजिशन लाइंस जो है वो जब जाकर फोटोग्राफिक प्लेट में टकराने वाले थे उससे पहले उसने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया वहां पे. एंड व्हाट ही सॉ, यू नो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं तुम्हारे फोटोग्राफिक प्लेट में पहले जितने थे उससे ज्यादा हो गए. दैट मीन्स तुम्हारे स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ना अब स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बढ़ गया. ओके तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? लिखिए सर, जी-मैन इफेक्ट. द वन मोमेंट, yes, the splitting up of spectral lines, spectral, S-P-E-C-T-R-A-L, spectral lines, the splitting up of spectral lines in the presence of external magnetic field, in the presence of external magnetic field is called as G-man effect, is called as G-man effect. Full stop. क्या ये समझ में आया? The splitting up of your spectral lines in the presence of external magnetic field is called as nothing but G-man effect. अब ये सर ड्रॉबैक कैसे हुआ बोर्स मॉडल ऑफ एटम का? तो ध्यान से देखिएगा आप लोग. Now what happened is, जब G-man ने देखा that हमारे जो spectral lines है वो split हो जा रहे हैं in the presence of external magnetic field, immediately the question was arised with Bohr, like why are the spectral lines getting splitted in the presence of external magnetic field? Then Bohr could not answer this. That is the reason why this becomes a drawback of Bohr's model of atom. क्या G-man effect समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर. ओके तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग देखेंगे ओके वन मोर इफेक्ट which is called as the Stark effect. There is one more effect which we will call it as the Stark effect. Have a look. Okay, अब क्या होता है? लिखो सर Stark effect. The splitting up of
spectral lines in the presence of external electric field is called as Stark effect. Now बोर जो है वो हमारा जीमैन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना ही हमारा स्टार्क इफेक्ट को भी उन्होंने एक्सप्लेन कर पाया, राइट? तो स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है सर? चलिए देखते हैं स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है। स्टार्क इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मतलब एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट। So in the presence of this external electric field, जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ओके, सो Zeeman effect and as well as our Stark effect. Both of these becomes the primary demerits of Bohr's model of atom. ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, राइट? क्यों? ओके, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्प्लिट होते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होने के पीछे क्या रीजन है? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट ओके? ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी विल अंडरस्टैंड द थर्ड डिमेरिट ऑफ योर बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बट पहले हम कुछ और पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आऊंगा थर्ड एंड फोर्थ डिमेरिट के पास। बिकॉज पहले हमें क्या आगे डिस्कवर हुआ, क्या इन्वेंट हुआ वो पता करना है, और उसके वजह से बोर्स मॉडल को क्या प्रॉब्लम हुआ वो बताना है, राइट? सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग सर। हम लोगों में से कितने लोगों ने ऐसा कार्टून्स देखा जहां पे कार्टून्स में हमें बार बार दिखाता है, ओके, देयर विल बी अ सुपर हीरो जो है ऐसे करके उड़ना स्टार्ट करेगा हवा में, और कुछ देर बाद तो ऐसे जाएगा, कुछ देर बाद उसका स्पीड पूरा बढ़ जाएगा और उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। देखे हैं हम लोग, ओके? और बहुत बार हम लोगों को कार्टून्स में ऐसे दिखाता है, कोई फ्लाइट है, रॉकेट है, कार्टून का रॉकेट्स जो है उड़ रहा है और सडनली एक लाइट स्पार्क बन के उड़ गया, मींस चला गया वहां से, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू, व्हाट एग्जैक्टली डज दिस कार्टून्स ट्राई टू डिपिक्ट देयर, ओके? हम लोग देखते हैं। ये एक्चुअली हम लोगों को बताया है किसने सर? डी ब्रॉगली ने। ध्यान से देखिए, डी ब्रॉगली। For the first time in human history, de Broglie tried to bring a relationship or tried to establish a relationship between particle nature and wave nature. याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक इक्वेशन है जो कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को रिलेट करता है। ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है, यही एक पहला इक्वेशन है जो रिलेट करता है। देखते हैं ध्यान से क्या है वो। The de Broglie's equation gives us that lambda is equals to nothing but h by m into v. तो ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को पता चलेगा lambda is actually nothing but our wavelength. That means this is wave characteristics. Yes or no? Yes, sir. क्या आज तक किसी ने बोला है अरे औरो तुम्हारा ना वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है? क्या किसी ने बोला प्रियंका तुम्हारा वेवलेंथ 100 नैनोमीटर है, अभिप्सा तुम्हारा ना 250 नैनोमीटर? ऐसे किसी ने कभी बोला है? कोई पार्टिकल्स के लिए, कोई रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, पार्टिकल्स के लिए जिनका मास होता है, क्या हम लोगों ने कभी भी उनके लिए वेवलेंथ डिफाइन किया है? द आंसर इज अ बिग नो,
यस। एंड क्या हम लोगों ने कभी भी सनलाइट को या रेडियो वेव्स को या फिर माइक्रोवेव्स को, इन सब का किसी का भी हम लोगों ने कभी भी मास बताया है? बताइए तो। No, sir. तो ये कौन सा नेचर है? ये पार्टिकल नेचर है। सो सर, डी ब्रॉगली इज ट्राइंग टू रिलेट वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, इन दोनों को रिलेट करके उन्होंने एक इक्वेशन दिया, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h by m into v, where m is mass of the particle, v is velocity of the particle, okay, and lambda is nothing but your wavelength. तो इस इक्वेशन से डी ब्रॉगली बताना क्या चाह रहा है? डी ब्रॉगली ट्राइड टू टेल अस दैट व्हेनेवर अ मास m is moving with some velocity v, okay, it will gain some wave characteristics. What are we trying to say exactly? Sir, whenever a object having some mass m is moving with some velocity, सिर्फ relation क्या, velocity होने से काफी है, if it is moving with some velocity v, then it will have some wave characteristics in it, okay, it will gain some wave characteristics in it. देखते हैं हम लोग इसको properly apply करके देखेंगे, और इसको हम लोग क्यों सही मानना है इस इक्वेशन को हम लोग वो भी देखेंगे। तो पूरा ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेव पार्टिकल इक्वेशन, वेव पार्टिकल इक्वेशन और ड्यूअल नेचर इक्वेशन बोलते हैं लोग इसको। तो what is the equation? Equation is simply lambda is equals to h by mv, lambda is equals to h by mv। ध्यान से देखिएगा, इसी को लोग lambda is equals to h by m into v can also be written as momentum, so people can write it as lambda is equals to h by p. There shouldn't be any problem in this. Lambda is equals to h by mv or lambda is equals to h by p, okay, both should work। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर हम लोग क्यों मान लें कि डी ब्रॉगली ने जो भी बताया यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv ये करेक्ट है करके हम लोग क्यों सोच लें, और कैसे सोच लें हम लोग ये करेक्ट है? कुछ प्रूफ है क्या सर इसके लिए? तो चलिए समझते हैं। देखिए सर, what de Broglie is trying to say is an electron having such a small mass and moving with such velocity around the nucleus, तो लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे ना, डी ब्रॉगली बता रहा है that electron is now moving as a wave। अब ना डी ब्रॉगली ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो वो बोल रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है। वो कैसे मूव कर रहा है बेटा? वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है। तो बताइए, डी ब्रॉगली हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, बोर हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल के जैसा मूव कर रहा है। तो अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये दोनों क्या बोलते हैं। तो देखो, तो फॉर one revolution around the nucleus, okay, for one revolution around the nucleus, according to Bohr, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? अगर रेडियस r है तो एक रिवोल्यूशन में वो 2 पाई r मूव कर रहा है, यस और नो? सरकमफ्रेंस। हाँ सर। हाँ सर। यस। तो वन रिवोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू बोर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 पाई r डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड द सेम थिंग अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, से फॉर एग्जांपल देखो सर, यहां से यहां एक वेव का डिस्टेंस होता है लैम्डा। से फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा
सर्कल कंप्लीट करने के लिए ओके n वेव्स लगा, कितने वेव्स, n वेव्स लगा, n, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, n लैम्डा हो जाएगा, यस और नो? हाँ सर। ध्यान से देख के बताइए, अगर n वेव्स, देखिए यहां से यहां एक वेव, यहां से यहां दो वेव्स, फिर मैंने अगर यहां से स्टार्ट किया ओके, फिर मैंने अगर यहां से स्टार्ट किया, यहां से, ओ सॉरी सॉरी ओके, फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां थर्ड वेव, तो n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 1, ऐसे। तो अगर n वेव से एक वेव जो है एक सर्कल कंप्लीट करता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो वो टोटल वेवलेंथ कितना कवर किया, n लैम्डा कवर किया, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया, तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ये हम लोगों को जो पता है वो है। So if 2 pi r is equals to n lambda, then tell me sir, यहाँ पे 2 pi r is equals to n into, अब अगर मैंने डी ब्रॉगलीस इक्वेशन से, मैं पहले एज्यूम करता हूं कि हाँ चलो डी ब्रॉगली ने जो बोला वो सही है, सोचते हैं लैम्डा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बताइए लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, h बाई एम वी। अब देखिए तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, देखिए आप लोग बताइए मुझे, क्या एक मस्त वाला इक्वेशन आ रहा है कि नहीं? मैं m इंटू वी को इधर ले जाऊंगा और 2 इंटू पाई को नीचे ले आऊंगा, ठीक है? देखो मुझे क्या मिल रहा है, m इंटू वी, r है पहले से, r इज इक्वल्स टू n इंटू h, ये 2 पाई नीचे आ गया। देखिए तो ये इक्वेशन हम लोग पहले कहीं देखे हैं क्या? हाँ सर। बोर्स मॉडल ऑफ एटम में क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई, क्योंकि हम लोगों ने डी ब्रॉगली को सोचा कि करेक्ट है और हम लोग वापस पहुंच गए हमारे बोर्स मॉडल ऑफ एटम में, मतलब दोनों एक ही चीज बोलना चाह रहा है, दैट मींस आर डी ब्रॉगली's इक्वेशन इज करेक्ट, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv इज करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv का कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। क्या आप लोगों ने यहां तक सब कुछ लिख लिया है? हाँ सर। ओके, अगर लिख लिए हैं तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन देता हूं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो यहीं पे दे देता हूं, मैं इरेज नहीं करता हूं, यहीं पे देता हूं। फाइंड, remember this is our de Broglie's equation, lambda is equals to h by mv, or else जिसको लिख सकते हैं lambda is equals to h by p, where p is nothing but momentum m into v, okay, right? Find wavelength of a, find wavelength of a 0.2 kg ball, find wavelength of a 0.2 kg ball moving with 0.2 kg ball moving with 6 into 10 to the power of -4 मीटर पर सेकेंड, ओके? तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, हमें वेवलेंथ पूछा है। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताइए मुझे, क्या हम लोगों को प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है, h का वैल्यू? हाँ सर। याद होना चाहिए हर किसी को, 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए।
Sir, बोलो बेटा। sir, 5.521 into 10 to the power minus 38. ओके, बाकी लोगों का क्या आया है? हाँ सर वही है। वही आया है, वेरी गुड। सो बहुत इजी है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, राइट? सो सिंपली डी ब्रोगलीस इक्वेशन तो कब यूज करना है? जब भी हम लोगों को कोई मास दिया हुआ रहता है और उसके लिए अगर हम लोगों को वेवलेंथ पूछता है, हर जगह यूज नहीं कर सकते हो। ये हमारा कोई रेडिएशन के लिए यूज नहीं हो सकता है। रेडिएशन के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है, हम लोगों को पता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय, से फॉर एग्जांपल E is equals to hc by lambda होता है। ओके, तो hc by E कर देंगे तो तब हम लोगों को लैम्डा मिलेगा, उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर तुम लोगों को मास दे देता है, अगर लैम्डा पूछता है, तो एक ही इक्वेशन है जो हमें हेल्प कर सकता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv। ओके, सो आज के लिए यही रोकते हैं सर हम लोग। कल हम लोग मिलते हैं और वेव नेचर के बारे में और कुछ सीखते हैं। कल हम लोग देखेंगे डी ब्रोगली का एप्लीकेशन और उसके बाद देखेंगे स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, बिकॉज स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ओके, n+l वैल्यूज, ये बताने के बाद सारे प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्ट पॉलिस एक्सक्लूजन, ये सारे प्रिंसिपल बताऊंगा। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना भी पहले मैंने पढ़ाया है वो सबको एक बार और याद कीजिएगा। कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है? Thank you, sir. आज आफ्टरनून का क्लास होगा, ठीक है? तो बाकी देवश्री और जो दोस्त लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर देना, ठीक? चलो, Thank you, sir. हाँ हाँ, बाय, थैंक यू।